मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या के बाद से पूरे क्षेत्र में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई। तेहरान की सड़कों पर इस समय जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जहां लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली सेना के एक संयुक्त हवाई हमले में खामेनी के परिसर को निशाना बनाया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस दुखद और बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद ईरान में 6 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई और इस समय तेहरान के इमाम खमेनी ग्रैंड मुसल्ला में अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं चल रही। इस बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद सनसनीखेज बयान सामने आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि जब तक ईरान में अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं चल रही तब तक दोनों पक्ष में से कोई भी एक दूसरे पर गोलियां नहीं चलाएगा, यानी इस दौरान पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। ट्रंप का कहना है कि इन रस्मों के पूरा होने के बाद ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि इन्होंने एक संक्षिप्त फोन इंटरव्यू में जो दावा किया उसने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यदि चाहता तो ईरान के पूरे शीर्ष नेतृत्व को एक ही हमले में हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, क्योंकि वो सभी इस समय अली खामेनी के जनाजों में शामिल होने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठा है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी प्राथमिकता सैन्य कार्रवाई से ज्यादा ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत की संभावना को जीवित रखना है। ट्रंप के मुताबिक अगर वो सभी नेताओं को खत्म कर देते तो फिर भविष्य में बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान इस समय बेहद दबाव में है और वो किसी भी तरह अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही ट्रंप ने तेहरान की सड़कों पर उमड़ी लाखों की भीड़ और लोगों के तेज आंसुओं पर भी तंज कसा और कहा कि उन्हें लगता था कि ईरान के लोग खामेनी से नफरत करते हैं, इसलिए इतनी बड़ी भीड़ को रोते हुए देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। ट्रंप ने आशंका जताई कि शायद वहां मौजूद लोगों के आंसू पूरी तरह सच्चे ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति के तीखे और आक्रामक बयान पर ईरान की तरफ से भी बेहद कड़ा और दार्शनिक पलटवार आया। आर्मेनिया में स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए लिखा कि इंसानों को मारा जा सकता है, लेकिन उनके आदर्शों को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ईरानी दूतावास ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमेरिका ने आयतुल्ला खामेनी की हत्या करके वास्तव में इत्र की एक ऐसी बोतल को तोड़ दिया है जिसकी खुशबू अब हर तरफ फैल गई है। दूतावास ने अमेरिकी नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप इन बातों को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास ना तो कोई सभ्यता है, ना इतिहास है और ना ही सम्मान की कोई समझ। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि ईरान अपने सर्वोच्च नेता की मौत के बाद भी झुकने को तैयार नहीं और वैचारिक मोर्चे पर अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता और दिवंगत खामेनी के बेटे मोज्तबा खामेनी इस समय कहां हैं। 56 वर्षीय मोज्तबा खामेनी को उनके पिता का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है, लेकिन फरवरी में हुए उस घातक अमेरिकी इजरायली हमले के बाद से उन्हें एक बार भी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा कारणों और इजराइल की तरफ से लगातार मिल रही हत्या की धमकियों को मद्देनजर रखते हुए नए सर्वोच्च नेता तेहरान में चल रहे 6 दिवसीय अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार मोज्तबा खामेनी उस हवाई हमले में खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता के साथ साथ उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों की मौत हो गई। इस हमले में मोज्तबा की पत्नी, बहन, बहनोई और उनकी महज 14 महीने की मासूम भांजी ने भी अपनी जान गंवा दी। सार्वजनिक रूप से सामने न आने के बावजूद ईरान के सरकारी मीडिया पर लगातार
मुस्तफा खामनेई के लिखित संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं ताकि देश की जनता को नेतृत्व की निरंतरता का भरोसा दिलाया जा सके। हाल ही में 18 जून को देश के नाम जारी एक लिखित संदेश में मुस्तफा ने कहा था कि उन्होंने ईरान और अमेरिका राष्ट्रपतियों के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र यानी MOU को अपनी मंजूरी दे दी। उन्होंने स्वीकार किया कि इस समझौते को लेकर उनके विचार थोड़े अलग थे, लेकिन देश के शीर्ष अधिकारियों से ये आश्वासन मिलने के बाद कि ये समझौता ईरानी राष्ट्र के अधिकारों और प्रतिरोध के मोर्चे की रक्षा करेगा, उन्होंने इसे आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसके बाद 28 जून को जारी एक अन्य लिखित संदेश में उन्होंने अपने पिता और परिवार की हत्या का जिक्र करते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ न्याय और जवाबदेही की मांग की। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ये पूरी तरह निश्चित है कि इन अपराधियों को गले से पकड़ा जाएगा और उन्हें उनके खेल की सजा भुगतनी होगी। अगर तेहरान में चल रहे अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों की बात करें तो वहां की स्थिति बेहद भावुक और तनावपूर्ण। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दिवंगत नेता और उनके परिवार के सदस्यों के लिए आज सुबह मुख्य प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। ये प्रार्थना तेहरान के प्रसिद्ध इमाम खमीनी ग्रैंड मुसल्ला में आयोजित की गई, जहां शनिवार से ही दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर आम जनता के दर्शनों और आधिकारिक विदाई के लिए रखा गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नमाज शुरू होने से कई घंटों पहले मुसल्ला का मुख्य प्रांगण पूरी तरह से भर गया था और पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। तेहरान में आज की प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद सोमवार को वहां एक विशाल शोक जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद मंगलवार को पार्थिव शरीर को ईरान के पवित्र शहर कोम ले जाया जाएगा, जहां धार्मिक समुदाय के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद कूटनीतिक और धार्मिक परंपराओं के तहत खामेनेई के पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से पड़ोसी देश इराक के पवित्र शहरों नजफ और करबला ले जाया जाएगा, जहां ताकि वहां के शिया समुदाय के जो लोग हैं वो भी उन्हें अंतिम विदाई दे सके। और अंत में गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर वापस ईरान लाया जाएगा और उनके गृह नगर मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये खास पेशकश। तेहरान ने अमेरिका और इस्राएल को सीधे सीधे खुली चेतावनी दी और संदेश साफ है, मैसेज क्लियर है। अगर समझौते पर अमल नहीं हुआ तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। धमकी दी जा रही है। ईरानी संसद अध्यक्ष का बड़ा बयान जो सामने आया है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, जिसमें कहा गया कि वॉशिंगटन और उसके सहयोगी अगर अपने वादों से पीछे हटे तो ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। यह बात खुलकर सुन लीजिए। यानी कूटनीति की मेज पर रखा डिप्लोमेसी का ढक्कन अब बारूद की गर्मी से हिलता हुआ नजर आ रहा है। उधर अमेरिका ईरान समझौते को लेकर इस्राएल ने खुद को अलग कर लिया है और इन सब के बीच खामेनेई के अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर भी पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई है, जहां राजनीतिक संदेश, कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन सब कुछ एक ही मंच पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल हालात जो हैं दर्शकों वो बेहद संवेदनशील हैं और हर बयान के साथ, हर तस्वीर के साथ तनाव की दीवारें और ज्यादा ऊंची होती जा रही हैं। और ऐसे में क्या देखना होगा वो समझिए। हमें यह देखना होगा कि क्या कूटनीति और क्या कूटनीतिक रास्ता कूटनीति निकालती हुई नजर आएगी, या फिर दुनिया एक बार फिर से जो हमेशा मैं कहता आया हूं कि एक नए टकराव की तरफ बढ़ रही है। आखिर ईरान का ये जो वार है वो क्या है? ईरान जो धमकी दे रहा है वो क्या है? या ईरान जो पलटवार कर रहा है डील को लेकर वो क्या, वो समझिए। संदेश साफ है तेहरान का। समझौता टूटा तो करारा जवाब मिलेगा, जवाब तय। युद्ध की आग तेज हो जाएगी और इन सब के बीच इजराइल भी निशाने पर रहेगा, यह लिख कर ले लीजिए।
मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से राजनीति गर्मा गई है और हालात फिर से एक बार फिर से बिगड़ने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का सियासी धमाका। अमेरिका को फिर चेताया। समझौता टूटा तो होगा हमला। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों से एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आगामी वॉशिंगटन दौरे को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने मीडिया आउटलेट को बताया कि 7 और 8 जुलाई को तुर्की में होने वाले नेटो शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद वो व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। अपने चित परिचित अंदाज में ट्रंप ने कहा कि उनके और नेतन्याहू के संबंध बहुत अच्छे हैं और नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि असली बॉस कौन है। हालांकि इजरायली अधिकारियों की तरफ से इससे मुलाकात को लेकर थोड़ा अलग बयान आया है। एक इजरायली अधिकारी ने संकेत दिया कि ये यात्रा तय समय से 1 सप्ताह बाद भी हो सकती थी। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यकाल ने केवल इतना कहा है कि दोनों नेताओं ने फोन पर बात की है और वो जल्द ही अमेरिका में मिलने पर सहमत हुए। उल्लेखनीय है कि इस साल फरवरी के बाद से नेतन्याहू की यह पहली अमेरिकी यात्रा हुई। फरवरी में भी उन्होंने ईरान पर चौतरफा युद्ध शुरू करने की एक व्यापक सैन्य योजना अमेरिकी प्रशासन के सामने रखी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ट्रंप के कई करीबी सलाहकारों का मानना है कि ईरान रणनीति को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का हर आकलन पूरी तरह से गलत था, जिसने क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति को और मुश्किल बना दिया। इस महायुद्ध के माहौल के बीच पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के जो रास्ते हैं वो भी तलाशे जा रहे हैं। पिछले सप्ताह कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडलों के बीच अप्रत्यक्ष तकनीकी वार्ता का एक महत्वपूर्ण दौर संपन्न हुआ। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब हाल के दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों के आवागमन और समुद्री मार्गों को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार हिंसक झड़पें और हमले देखने को मिले। इस उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिकी मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने हिस्सा लिया। हालांकि ईरान के मुख्य नीति निर्माताओं और जैसे कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने इसमें शिरकत नहीं की। उनकी जगह ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने तकनीकी टीम का नेतृत्व किया। बातचीत के एजेंडे को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि मुख्य रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित मार्ग पर चर्चा की गई। वहीं राजकीय सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के दौरान पर्दे के पीछे ईरान के परमाणु कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में फ्रीज किए गए ईरानी फंड और लेबनान में जारी सैन्य संघर्ष पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। ईरानी उप विदेश मंत्री गरीबाबादी ने पुष्टि की कि दोहा में 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई, जिनमें से पहली बैठक में अमेरिका द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के उल्लंघन के मुद्दे को उठाया गया और दोनों देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक नया संचार चैनल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। वहीं आपको बताएं, दूसरी बैठक मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा रोके गए $3 अरब ईरानी फंड को जारी करने की शर्तों पर केंद्रित थी। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत को सकारात्मक और प्रगतिशील बताया है और कहा है कि वार्ता का अगला दौर
खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद शुरू होगी। इसी कूटनीतिक रस्साकशी के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती भी सामने आ रही है। जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाली वैश्विक फर्म विंडवर्ड ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया कि ओमान के तट के साथ दक्षिणी मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 बड़े वाणिज्यिक जहाजों ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया है। इनमें से 2 जहाज पूरी तरह पीछे मुड़ गए हैं, जबकि 2 अन्य जहाजों ने अपना मार्ग बदलकर केंद्रीय कॉरिडोर का रुख किया है। दरअसल ईरान ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र से होकर गुजरने वाले इस दक्षिणी मार्ग का कड़ा विरोध करता है और अतीत में उसने इस रूट का उपयोग करने वाले कम से कम 2 जहाजों पर सैन्य हमले भी किए। इस विवादित समुद्री मार्ग की घोषणा जून के अंत में ओमान, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी ताकि जहाजों को ईरानी हमलों से बचाया जा सके। लेकिन ईरान का दावा है कि अमेरिका के साथ हुए एमओयू के तहत 30 दिन की अवधि के दौरान हॉर्मुज जल रमरू मध्य में समुद्री यातायात के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी अकेले उसकी है। ईरान का यह भी कहना है कि इस तय अवधि के समाप्त होने के बाद वो ओमान के साथ मिलकर इस जल मार्ग से गुजरने वाले सभी जहाजों पर विभिन्न सेवाओं के लिए भारी शुल्क या टैक्स वसूलना शुरू करेगा। हालांकि शिप ट्रैकिंग फर्मों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इस हॉर्मुज स्ट्रेट से समुद्री यातायात में मामूली सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन यह अभी भी युद्ध शुरू होने से पहले के सामान्य से स्तर काफी नीचे है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भारी दबाव बना हुआ है। अब हम रुख करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की तरफ, जो इजराइल के आंतरिक सुरक्षा हालातों को बयां करती है। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक इजराइल के अंदर रहने वाले कम से कम 250 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक आंतरिक हिंसा और आपराधिक घटनाओं में मारे जा चुके हैं। इस भयावह हिंसा के पीछे मुख्य कारण आपराधिक गिरोहों की आपसी दुश्मनी, पारिवारिक रंजिशें, अवैध हथियारों की आसान उपलब्धता और इजरायली पुलिस प्रशासन की कथित ढीली कार्रवाई को माना जा रहा है। स्थानीय अरबी समुदाय का आरोप है कि पुलिस उनके क्षेत्रों में कानून व्यवस्था लागू करने में पूरी तरह नाकाम है। एक समाचार एजेंसी ने गैर सरकारी संगठन अब्राहम इनिशिएटिव के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि मौतों का ये आंकड़ा पिछले साल इसी अवधि की तुलना में लगभग 10% अधिक है। ये एनजीओ इजराइल के यहूदी और अरब समुदाय के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सामाजिक समुदाय सुभाव को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इस हिंसा की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में 28 जून को हुए सिलसिलेवार बंदूक और कार बम हमलों में एक ही दिन में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि हत्याओं का यही सिलसिला साल के बाकी महीनों में भी जारी रहा तो इस वर्ष मौतों की कुल संख्या 2025 में दर्ज किए गए 252 मौतों से अब तक के सबसे काले रिकॉर्ड को भी पार कर जाएगी। आपको बता दें, इजराइल की कुल 10.2 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ 2 लाख की आबादी में से करीब 10% लोग फिलिस्तीनी मूल के अरब नागरिक हैं। इस समुदाय के एक बड़े हिस्से का मानना है कि देश की बहुसंख्यक यहूदी आबादी है और सरकारी तंत्र द्वारा उनके साथ लगातार सामाजिक और आर्थिक मतभेद किया जाता है। स्थानीय नागरिक संगठन का आरोप है कि इजरायली अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां अरब क्षेत्रों में होने वाली हिंसा और हत्याओं के मामलों की निष्पक्ष और गहन जांच करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती, जिससे अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। यह आंतरिक अशांति इजराइल के लिए एक ऐसे समय में बड़ा सिरदर्द बनी हुई जब वो बाहरी मोर्चे पर ईरान और उसके सहयोगी देशों के साथ एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में उलझा हुआ है। दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद नाजुक होने वाले हैं। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।